चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में सेकंड पार्ट का सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें रैंडम वेरिएबल किसे कहते हैं वो हमने पार्ट 1 में भी समझा था कि जब हम लोग कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो उसके जितने भी आउटकम्स होते हैं वो हर एक आउटकम्स रैंडम वेरिएबल कहलाते हैं। कि जैसे अगर हम लोग एक कॉइन टॉस करते हैं, तो एक कॉइन टॉस करते वक्त उसमें हेड और टेल आया, तो वो हेड एंड टेल वो क्या कहलाते हैं, उसके रैंडम वेरिएबल्स कहलाते हैं। एक डाई अगर चलाते हैं, ये सिंपल एग्जांपल, अगर एक डाई चलाते हैं तो डाई चलाते वक्त उसमें 1 to 6 तक के नंबर्स आते हैं, तो वो 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या कहलाते हैं, रैंडम वेरिएबल्स कहलाते हैं। और उनके साथ इस चैप्टर में हमें नया पॉइंट देखना है, वो पॉइंट है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मींस क्या, कि जब हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, उस एक्सपेरिमेंट करते वक्त कोई भी रैंडम वेरिएबल्स अगर एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, कोई भी रैंडम वेरिएबल अगर एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, बरोबर, या उनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो उसे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर हमने देखा था ना, वो फर्स्ट चैप्टर में हमने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, नॉर्मल था। अब दूसरा एक आता है, वो आता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बरोबर। एक सिंपल वे में समझते हैं, चलो एक स्टेटिस्टिक की एक सिंपल वे समझते हैं। आप लोगों को ये ध्यान है ना कि भाई स्टेटिस्टिक में जो भी डेटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, वो इंफॉर्मेशन 3 वे में होता है। इंफॉर्मेशन 3 तरह से होता है। कोई भी जो डेटा होता है ना, वो डेटा 3 तरह से होता है, समझना। कि एक होता है रॉ डेटा, कि रॉ डेटा मतलब कि भाई अगर सिंपल नंबर्स दिए गए हो, जैसे आपके क्लास में जो है वो 10 स्टूडेंट है, और 10 स्टूडेंट के जो है वो आपको मार्क्स दिए हुए हैं कि भाई 50 मार्क की एग्जाम है, 50 मार्क की, उसमें से सबके कितने कितने मार्क्स आए, तो किसी के 36 मार्क्स का है, किसी के 42, किसी के 28, किसी के 16, किसी के 39, किसी के 50 में से 50 आए, किसी के 49, किसी के 41, कोई 35 तो कोई 36, कोई भी रैंडम नंबर्स। तो ये सब क्या कहलाते हैं, रॉ डेटा कहलाते हैं, बरोबर ना। तो ये रॉ डेटा कहलाया। दूसरा एक डेटा का टाइप आता है, वो आता है डिस्क्रीट डेटा। कौन सा टाइप आता है डेटा का, डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा मतलब वो कि जिसमें डेटा के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दी गई हो, बरोबर ना। डेटा के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दी गई हो, कि जब डेटा बहुत बड़ा हो तो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, मतलब सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं, ऑब्जर्वेशन के साथ फ्रीक्वेंसी भी लिखी जाती हो। अब वही आपके 50 मार्क की एग्जाम है, तो 50 मार्क की एग्जाम में सपोज ये एक्स और एफ मतलब ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है, कि भाई एक्स, कि भाई 10 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट थे, तो 10 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट वो भाई समझो 8 स्टूडेंट थे। 20 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट थे, तो वो 10 स्टूडेंट थे। 30 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट थे, तो वो 15 स्टूडेंट थे, या वॉट एवर जो भी इसमें हो। तो इसे हम लोग डिस्क्रीट डेटा कहते हैं ना। और डेटा का तीसरा टाइप आता है, वो आता है कंटिन्यूस डेटा। तीसरा कौन सा टाइप आता है, वो कंटिन्यूस डेटा। कंटिन्यूस डेटा उसे कहते हैं कि जिसमें क्लास और उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी दी गई हो, बरोबर ना, क्लास की फ्रीक्वेंसी दी गई हो उसमें। कि जैसे वही अगर 50 मार्क की एग्जाम है, तो 0 to 10 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो 6 स्टूडेंट हैं। भाई 10 to 20 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो भाई 12 स्टूडेंट है। जो भी नंबर हो, मैं तो ऐसे ही नंबर लिख रहा हूँ कि 20 to 30 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो 15 स्टूडेंट हैं। ऐसे होता है ना, जितना भी आगे चला हो उसे। तो जो भी डेटा स्टेटिस्टिक में, जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, ये हम लोग 11 स्टैंडर्ड से पढ़ते आते हैं, कि उसमें वो डेटा लिखने की 3 मेथड ना, रॉ डेटा, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा, कि जिनमें अगर हम लोगों को इन चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो ना, तो रॉ डेटा की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो ना, वो सिंपल प्रोबेबिलिटी आती है, जो हम लोगों ने चैप्टर 1 में सीखी थी। चैप्टर 1 में जो हम लोग प्रोबेबिलिटी सीख रहे थे, वो इसके अकॉर्डिंग थी, रॉ डेटा सिंपल प्रोबेबिलिटी थी हमारी। अब जो इस चैप्टर में हमें सीखना है ना, वो सीखना है डिस्क्रीट डेटा की प्रोबेबिलिटी,
कि जिस प्रोबेबिलिटी को हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बरोबर ना, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं कोई वो क्या कह सकते हैं हार्ड लैंग्वेज में नहीं समझा रहा हूँ, सिंपल कॉन्सेप्ट समझो कि उसे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि जब ऐसा डिस्क्रीट डेटा हो, मतलब जब कोई ऑब्जर्वेशन एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो, फ्रीक्वेंसी का मतलब वही ना कि हर ऑब्जर्वेशन ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, कि 10 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट है, 8 स्टूडेंट है भाई, 8 स्टूडेंट है जिनके 10 मार्क्स आए हैं। तो ऐसे चीजों की अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, बराबर। और इस चैप्टर में हमें इसके अकॉर्डिंग देखना है। और दूसरा आता है कंटिन्यूस डेटा, कि जब कोई गैप दिया हुआ हो, कि सपोज 0 to 10 मार्क्स वाले 6 स्टूडेंट हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, गैप की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है 0 to 10, तो उसकी अगर प्रोबेबिलिटी ढूंढनी हो ना तो उसका फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है जो हम लोग चैप्टर 3 में सीखेंगे, बराबर। वो चैप्टर नंबर 3 में आएगा जिसमें कंटिन्यूस डेटा, मतलब जैसे क्लास दिए गए हो, कोई पर्टिकुलर गैप दिया हुआ हो 0 to 10, 10 to 20, ऐसा गैप दिया हुआ हो और उसके बीच की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी हो तो वो फिर कंटिन्यूस डेटा की प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर 3 में देखेंगे। तो सिंपल ये बेसिक क्लियर हो रहा है ना। इस चैप्टर में हमें डिस्क्रीट डेटा की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, लेकिन उसमें भी अगर और थोड़ा सा इजी करें आपके लिए तो डिस्क्रीट डेटा के भी दो टाइप आते हैं, एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें इस तरह की इंफॉर्मेशन दी गई हो उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढना, और दूसरा आता है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट का ही एक टाइप आता है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और हमें इस चैप्टर में सिर्फ बाइनोमियल ही सीखना है। ये वाला टॉपिक फिलहाल आपको ओमिट है, इस साल के लिए ये टॉपिक आपका ओमिट है, तो इसलिए डिस्क्रीट नहीं, हमें सिर्फ सीखना है डिस्क्रीट का एक पार्ट बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ इसके बारे में समझना है। तो अब बाइनोमियल किसे कहते हैं ना उसे हम लोग समझे। तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में वो सिचुएशन आती है, ध्यान से समझना, कि जब भी कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट में सिर्फ और सिर्फ दो ही आउटकम्स आते हो, और वो भी दो आउटकम्स एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आता हो, तब उस वक्त जो उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो ना तो वो कहलाता है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर। जब कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट में सिर्फ मेनली दो आउटकम्स आते हो, ठीक है ना, और उनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमें फाइंड करना हो, फ्रीक्वेंसी तो आती है ना, डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट में जैसे मैंने अभी भी बताया ऑब्जर्वेशन और उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो जिस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ दो आउटकम्स हो और उनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी हो ना तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उन दो आउटकम्स में हमेशा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आउटकम्स होता है, कि जिसे हम लोग स्टैटिस्टिक की लैंग्वेज में कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। सिर्फ दो आउटकम्स, एक जो है वो सक्सेस और एक फेलियर होता है, उसके हिसाब से हमें ढूंढना है। कि जैसे उसका सबसे सिंपल एग्जांपल वही आता है, एक जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो कॉइन टॉस करते हैं तो उसमें दो ही चांस होते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब एक को सक्सेस मानो तो एक को फेलियर मानो, सही बात है ना। एक हेड और एक टेल दो ही आंसर आते हैं ना, उससे ज्यादा तो आउटकम सही नहीं ना। एक डाई चलाते हैं ना तो डाई में दो नहीं आते, उसमें आते हैं 6, बरोबर ना, 6 आउटकम्स होते हैं, तो उसे बाइनोमियल नहीं कहेंगे, उसे डिस्क्रीट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। बाइनोमियल के अकॉर्डिंग वही सॉल्व किया जाता है कि जिसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन हो, बरोबर। कि अगर मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ और गाड़ी लेकर जा रहा हूँ तो या तो वो गाड़ी चलेगी या तो नहीं चलेगी, तो ऐसे खाली दो ही ऑप्शन आते हो, एक सक्सेस और एक फेलियर, तो उसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से सॉल्व करते हैं। और इसमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी हो ना, अब यहाँ ध्यान से रूल वाइज समझना कि उसमें अगर हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी हो पी एक्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला आती है एन सी एक्स पी पावर एक्स एंड क्यू पावर एन माइनस एक्स। बाइनोमियल की में प्रोबेबिलिटी ढूंढने की ये एक ही फॉर्मूला, एन सी एक्स पी पावर एक्स एंड क्यू पावर एन माइनस एक्स, बरोबर। इसी फॉर्मूला के हिसाब से हमें सम करना है, कि जिसमें जिसमें P मीन्स कहलाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये याद रख लेना, P मतलब कहलाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q मीन्स कहलाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर,
बराबर। सक्सेस एंड फेलियर दो ही आते हैं ना, तो वो पी और क्यू, जहां एन मतलब कहलाते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर्स कहो तो टोटल नंबर्स वो एन, और एक्स, एक्स मतलब समझो आस्क्ड नंबर, सिंपल याद रखो तो आस्क नंबर, कि भाई जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी हो वो नंबर एक्स पे लिखेंगे। कि सपोज 5 में से 2 की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, 5 में से 2 की प्रोबेबिलिटी, सम आएगा ना तो और क्लियर होगा। समझो 5 में से 2 की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है तो 5 वो टोटल नंबर पे लिखा जाता है, और उसमें से 2 की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है तो वो 2 वो समझो एक्स पे लिखा जाता है, बराबर ना। पी और क्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, सक्सेस एंड फेलियर, उसके हिसाब से एन और एक्स हमें क्वेश्चन के हिसाब से सोचना है क्या है, और फिर इस फॉर्मूला में रखना है। एन टोटल नंबर और एक्स मतलब समझो उसमें से आश्रित नंबर। फिर इस फॉर्मूला में एन सी एक्स, सी मतलब पता है ना, तो वो कॉम्बिनेशन की जो फार्मूला लगाते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आता था आपको पहले, तो वो कॉम्बिनेशन की फार्मूला यहाँ पर एन सी एक्स, पी पावर एक्स, सक्सेस पावर एक्स एंड क्यू पावर एन माइनस एक्स, फेलियर का पावर एन माइनस एक्स, ठीक है ना। और इनमें अगर कुछ बेसिक रूल्स मैं आपको बताऊं, तो जैसे सक्सेस और फेलियर दो ही इसमें ऑप्शंस आते हैं ना, तो इसीलिए हमेशा P प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। P प्लस क्यू इक्वल टू हमेशा क्या आता है, 1 आता है उसमें, ठीक है ना। और इनमें जब अगर सिमेट्रिक कंडीशन हो, क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि भाई सिमेट्रिक कंडीशन है, सिमेट्रिक कंडीशन का मतलब ये होता है कि जो भी ऑब्जर्वेशन या जो भी एक्सपेरिमेंट का हो, जो भी एक्सपेरिमेंट आता है ना, उस एक्सपेरिमेंट के इक्वल दो पार्ट्स हैं, एक्सपेरिमेंट के इक्वल दो पार्ट, जैसे हम कॉइन टॉस करते हैं तो उसमें हेड और टेल इक्वल है ना दोनों, बराबर ना। हेड की प्रोबेबिलिटी भी उतनी होगी, टेल की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही होगी, तो उसे सिमेट्रिक कंडीशन कहते हैं, बराबर। कि क्लास में दो स्टूडेंट हैं तो दो स्टूडेंट के कितने मार्क्स आएंगे, क्या उन दोनों में कोई इक्वालिटी होगी कि दोनों के एग्जैक्ट जो है वो 50% उसके और 50% उसके आएंगे? ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, नहीं ना। कि जिसमें इक्वालिटी ना हो ना वो सिमेट्रिक नहीं कहलाता, और जिसमें दो कंडीशंस में सक्सेस और फेलियर में इक्वालिटी हो तो उसे सिमेट्रिक कंडीशन कहते हैं। और सिमेट्रिक कंडीशन में P की वैल्यू हमेशा 1/2 और Q की वैल्यू भी हमेशा 1/2 ही आती है, बराबर ना। P एंड Q दोनों की वैल्यू हमेशा क्या आती है उसमें, 1/2, जब सिमेट्रिक लिखा हो तो। नहीं लिखा हो सिमेट्रिक तो फिर P और Q क्वेश्चन के हिसाब से फाइंड करते हैं, ठीक है ना। और ऐसी कंडीशन में अगर हमें कुछ फाइंड करना हो, जैसे कि मीन फाइंड करना हो, ऐसी कंडीशन में अगर मीन ढूंढना है तो मीन की इसमें फॉर्मूला आती है n मल्टीप्लाई p। मीन की फॉर्मूला क्या आती है, n मल्टीप्लाई p, ये n टोटल नंबर मल्टीप्लाई p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अगर हमें वेरिएंस फाइंड करना हो इस कंडीशन में, वो सब में पूछा जाता है कि अगर वेरिएंस फाइंड करना हो तो वेरिएंस की फॉर्मूला आती है एन पी क्यू, एन पी और क्यू तीनों का मल्टीप्लाई एन पी क्यू, ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना हो, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसकी फॉर्मूला आती है रूट में एन पी क्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला क्या, रूट में एन पी क्यू, क्योंकि वेरिएंस का स्क्वायर रूट ही तो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, बराबर ना। तो इतने रूल्स याद रखना बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के। तो अब इनके हिसाब से हम लोग इसके सम्स देखें तो और ज़्यादा क्लियर होगा कि फॉर्मूला यूज़ कैसे करनी है हमें, बराबर ना। तो आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो, उसमें एक्सरसाइज 2.2 है, एक्सरसाइज 2.2 उनके हम लोग सम्स देखें तो थोड़ा क्लियर होगा फिर, बराबर। जैसे आपकी एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि फॉर अ सिमेट्रिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ n इक्वल टू 8 फाइंड p x लेस देन और इक्वल टू 1। अब सबसे पहले कोई भी सम आप लोग फाइंड करो ना तो उसमें चार चीजें खाली डिसाइड कर लो पहले, उनमें से भी दो चीजें पहले p और q डिसाइड करो कि सक्सेस और फेलियर क्या है वो पहले डिसाइड कर लो। उसके बाद n क्या है तीसरा वो डिसाइड करो, और उसके बाद x क्या है वो आप लोग डिसाइड करो। ये चार चीजें डिसाइड हो गई मतलब सम हो गया आपका,
कि जैसे देखो इसमें तो पहली कंडीशन में लिखा हुआ फॉर अ सिमेट्रिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सिमेट्रिकल कंडीशन है। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी सिमेट्रिक कंडीशन हो ना तो उसमें पी और क्यू की वैल्यू क्या आ जाती है, 1/2 एंड 1/2। ये दिया हुआ है ना सिमेट्रिक कंडीशन, डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम भी यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे कि ये सिमेट्रिक कंडीशन है। तो इसमें लिखेंगे कि फॉर सिमेट्रिक कंडीशन, तो सिमेट्रिक कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे P हो गया 1/2 और Q भी हो गया 1/2, बरोबर ना, ये दोनों हो गए। फिर N, तो N आपको दिया हुआ है कि वेर N इक्वल टू 8, तो N पे 8 लिखेंगे। और X पे क्या लिखें, ये चार ही चीजें चाहिए होती है, तो X पे वो लिखते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। तो अब यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, उसके लिए ऐसे कहा हुआ है, मैं रफ में लिख रहा हूँ कि x लेस देन और इक्वल टू 1, ऐसे पूछा हुआ है। इसका मतलब x की वैल्यू 1 या उससे कम है, लेस देन और इक्वल टू भी दिया हुआ है ना, मतलब 1 या उससे कम है x की वैल्यू। तो 1 और उससे कम क्या होगी, उससे कम तो 0 ही होगी ना फिर, बरोबर ना, शुरुआत 0 से होती है ना, कोई भी फ्रीक्वेंसी लिखनी हो या कोई भी ऐसे नंबर लिखने हो तो उसकी शुरुआत 0 से ही होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 1 या उससे कम, तो 0 और 1 लिखा जाएगा, बरोबर। तो x की वैल्यू पे 0 और 1 आया, ये दो नंबर मिले। तो अब अगर x पे दो नंबर मिल रहे हैं ना, 0 और 1 दो मिल रहे हैं, तो उसको कैसे फाइंड करते हैं, तो उसको फाइंड करने के लिए एक बार x पे 0 रखकर हम लोग सम करेंगे और एक बार x पे 1 रख के सम करेंगे, दो बार सम करेंगे और फिर दोनों के आंसर का प्लस कर देंगे, तो आपको टोटल प्रोबेबिलिटी मिलेगी, बरोबर। x की दो वैल्यू अगर हो ना तो फिर दोनों पे रखकर फिर उसका प्लस करते हैं, दोनों अलग अलग वैल्यू ढूंढते हैं। मतलब जो हमने प्रोबेबिलिटी की फार्मूला देखी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x, उसकी फार्मूला आती है NCx p पावर x एंड q पावर n माइनस x, ये फार्मूला। और इस फार्मूला पे n p q वो तो डिसाइडेड है, फिक्स। x की जगह पर एक बार 0 रख के सम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि व्हेन x इक्वल टू 0, कि जब x पे 0 हो तो इसका सम करें, तो इसका सम ऐसे हो जाएगा जैसे NCx, तो n पे लिखा जाएगा 8, 8C0, 8C0, ये कॉम्बिनेशन की फार्मूला लगाते हैं ना, मल्टीप्लाई p पावर x, तो p पे लिखेंगे हम लोग 1/2 पावर x, तो पावर 0, 1/2 पावर 0 एंड q पावर n माइनस x, तो q पे भी 1/2 है, उसकी वैल्यू भी 1/2 और n माइनस x मतलब के 8 माइनस 0, n पे 8 और x पे 0, तो 8 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा ना, भले डायरेक्ट लिख देना, बरोबर ना, कि n माइनस एक्स, तो 8 माइनस 0 वो 8 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लिखे ना तो 8C0, तो 8C0 का आंसर 1 आता है, कॉम्बिनेशन में कोई भी 0 हो तो उसका आंसर तो 1 ही रहेगा। कॉम्बिनेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में भी सीखा था, इसलिए मैं रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ कि 8C0 का डायरेक्ट आंसर 1, फिर 1/2 पावर 0, अब किसी का भी 0 पावर हो ना, किसी का भी 0 पावर हो तो उसका आंसर भी हमेशा 1 ही आता है। अगर यहाँ 1 पावर होता तो 1/2 ही लिखते, सेम नंबर, लेकिन अगर 0 पावर है तो 0 पावर में आंसर 1 ही आता है हमेशा। और इसमें इसमें 1/2 पावर 8, तो उसका 8 पावर करेंगे, मतलब 1 पावर 8 तो 1 ही रहेगा, 1 को 8 टाइम्स करो 8 ही रहेगा ना, और मतलब 1 ही रहेगा ना। और 2 को 8 टाइम्स करो, 2 को 8 टाइम्स करो तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा तो 128 और 128 2 जा 256, मतलब 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। तो 1 पावर 8 तो 1 ही रहेगा, 2 पावर 8 कितना हो जाएगा, 256। और इन सब का अगर मल्टीप्लाई करें तो ये तो सब 1 ही है ना, आंसर क्या रहेगा, 1/256। ये x पे 0 रखा तो ये आंसर मिला ना 1/256। अब ऐसा ही x पे 1 रख के सम करना है,
0 रख के सम किया ना, अब x पे 1 रख के सम करें कि अब यहाँ पर वही क्वेश्चन लिखें कि व्हेन x इक्वल टू 1, कि अब अगर x पे 1 हो तो फार्मूला वही NCX, तो n पे लिखेंगे 8 कि 8C और x पे 1, NCX पे 8C1 p पावर x, तो मल्टीप्लाई p पे 1/2 पावर x मतलब 1। फार्मूला तो यही रहेगी ना, फार्मूला तो यही है ना, सिर्फ x पे 0 रख के सम किया, अब x पे 1 रख के कर रहे हैं। और q पावर n माइनस एक्स, तो q पे 1/2 पावर n माइनस एक्स, तो n पे हो जाएगा 8 माइनस x पे 1, तो 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऐसे हुआ ना ये। तो अब इनका सॉल्यूशन कि जैसे 8C1, तो 8C1 का आंसर 8 ही रहेगा, मल्टीप्लाई 1/2 पावर 1, तो पावर 1 में वही रहेगा 1/2 ही, 1 को 1 टाइम और 2 को 1 टाइम वही रहेंगे ना 1/2, मल्टीप्लाई 1/2 पावर 7, तो 1 पावर 7 1 ही रहेगा, 2 पावर 7, 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करो तो वो हो जाता है 128, बरोबर ना। और अब अगर इनका मल्टीप्लाई करें ना, तो इनका मल्टीप्लाई ज़्यादातर ऐसे ही किया करो कि पहले ऊपर सबका मल्टीप्लाई और फिर नीचे सबका मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर सबका मल्टीप्लाई करो, 8 को सबके साथ मल्टीप्लाई तो 8 ही रहेगा, और नीचे 2 मल्टीप्लाई 128, तो वो हो जाएगा 256, 2 मल्टीप्लाई 128 256। हाँ ये कट होता है, पर कट हो सके तो मत करो। अब जैसे यहाँ पे 1 मिला, ये 0 मिला और 1 मिला, तो दोनों का प्लस करना है ना, तो दोनों का प्लस करते वक्त देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम ही है 256, तो इसे ही रहने देना। या ऐसे याद रखो कि जब भी कैंसलेशन या कट करना हो ना, तो सम के आखिरी में करो, कि अभी अगर स्टेप्स बाकी है उसमें तो अभी कोई कट मत करो, कट हमेशा सम के एंड में करो। तो इसलिए अब ये मिल गया ना x पे 0 और 1 लिखकर, तो अब हम लोग मेन फाइंड करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1, क्वेश्चन में तो यही दिया हुआ है ना कि यही हमें ढूंढना है, लेस देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब उसमें लिखेंगे कि P0 प्लस P1, कि एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 का आंसर क्या आया 1/256, तो 1/256 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 का आंसर क्या मिला 8/256। अब दोनों का प्लस करेंगे तो नीचे दोनों सेम ही है, इसलिए मैंने कट नहीं किया था, कि दोनों सेम ही है तो ऊपर का प्लस हो जाएगा 8 + 1 9, 9/256, ये आंसर आ जाएगा ना, बरोबर ना, 9/256 ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये मिल गया ना। तो देखो सिंपल सा ही सम है, वही करना है कि पहले हर सम में P, Q, N और X ये 4 चीज़ें डिसाइड कर लो, और उसके बाद उन चारों को खाली इस फॉर्मूला में रख दो कि अगर x पे 1 से ज़्यादा नंबर हो ना, इन पे 1 से ज़्यादा नंबर कभी नहीं आएंगे। अगर x में 1 से ज़्यादा नंबर हैं, समझो यहाँ पे 0 1 2 3 4 ऐसा भी होता, तो जितनी भी x की वैल्यू है सब x की वैल्यू अलग अलग ढूंढ लो और फिर आखिरी में सबका प्लस कर दो, बरोबर ना। अब जैसे फर्स्ट वाला सम देखा वैसे ही इसका सेकंड वाला क्वेश्चन भी देखें हम लोग। ठीक है, अब जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 5 and its variance is equal to the probability of success. Find the parameter of this distribution and hence find the probability of the event of getting none of the failures for this distribution. अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ है कि इसमें मीन दिया हुआ है, मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 5 एंड वेरिएंस इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये कंडीशन है जिसमें ढूंढना है सबसे पहले तो पैरामीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पैरामीटर्स मतलब कहलाते हैं एन और पी ढूंढना, पर पैरामीटर्स जब भी लिखा हो ना तो आप 3 चीज़ें ढूंढ लिया करो, एन पी क्यू, ये 3 बेसिक चीज़ें होती है हमारी, एन और पी क्यू, ये 3 चीज़ें ढूंढ लें। तो वो कैसे ढूंढेंगे, तो सबसे पहले जैसे आपको दिया हुआ है, समझना इस सम में लॉजिकल क्वेश्चन है, और समझना कि आपको मीन दिया हुआ है कि मीन इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो मीन की हम लोग फार्मूला लिखते हैं एन पी, कि एन पी इक्वल टू 5, बरोबर। ऐसा हुआ ना, जैसे मैंने मीन की पहले फार्मूला बताई थी, एन मल्टीप्लाई पी,
इक्वल टू 5, और दूसरा ऐसा दिया हुआ है कि वेरिएंस इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, वेरिएंस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ऐसे लिखा हुआ है। तो वेरिएंस, वेरिएंस की हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं NPQ। सो NPQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मींस P, बराबर। NPQ इक्वल टू P, ये कंडीशन आपको दी गई है कि एक NP इक्वल टू 5 दिया हुआ है एंड NPQ इक्वल टू P दिया हुआ है। तो इसके ऊपर से NPQ तीनों के अलग अलग वैल्यू ढूंढनी है। तो वो वैल्यू सबसे पहले ऐसे ढूंढेंगे कि यहाँ पर जो NPQ है तो इसमें ये NP की जगह पर 5 लिख सकते हैं ना, NP इक्वल टू 5 दिया हुआ है वो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, बराबर। यहाँ पर ऐसे लिखें कि पुटिंग वैल्यू ऑफ मीन, मीन की वैल्यू अगर यहाँ पे रखें तो NPQ में NP की जगह पर 5 हो जाएगा और पीछे Q, NP की जगह पर 5 और पीछे Q इक्वल टू P, ऐसे हो जाएगा कि जहां पर सपोज अगर हमें Q को करना है तो 5 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। या तो अगर ऐसा ही रखोगे तो भी ठीक है कि P इक्वल टू क्या होगा 5Q, ऐसा ही रखते हैं वो इजी रहेगा कि इसको ऐसे ही रखें, डिवाइड में न ले जाएं, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू 5Q, ये कंडीशन याद रखना, ठीक है, P इक्वल टू 5Q। अब हमें ये ध्यान है नाउ, जो इसमें रूल आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, रूल आता है कि P प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। हमने पहले भी ये देखा था ना, P प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है हमेशा। तो इनके बेस पर P इक्वल टू 5Q है कि नहीं, P इक्वल टू 5Q, तो यहाँ P की जगह पर 5Q लिख सकते हैं ना। ये लॉजिक ध्यान रखना है कि P की जगह पर मैं ऐसे लिख दूँ 5Q ये प्लस Q इक्वल टू 1, 5Q प्लस Q इक्वल टू 1, तो जिसमें 5 और 1 कितना हो जाएगा 6Q इक्वल टू 1, 6Q इक्वल टू 1 और ये 6 से डिवाइड में, तो Q इक्वल टू 1/6, Q कितना मिल जाएगा हमें 1/6 मिल जाएगा, वो डिसाइड हो गया, बराबर। Q इक्वल टू 1/6। अब P ढूंढे तो P यहाँ पे ढूंढ सकते हैं कि हमने जैसे लिखा था P इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई Q, ये लिखा था ना, तो P इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई Q मीन्स के 5 मल्टीप्लाई P इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई Q पे 1/6, और 5 को ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो P इक्वल टू कितना मिल जाएगा, P इक्वल टू 5/6, ये P भी मिल गया। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो कि P प्लस Q 1 होता है जिसमें Q की वैल्यू 1/6, तो बाकी 1 में से माइनस कर दो तो बाकी P की वैल्यू मिल जाएगी 5/6, 1 में से 1/6 माइनस करो तो भी यही मिलेगा ना। इस रूल से ढूंढो, इसमें Q की वैल्यू रख के P ढूंढो तो भी ठीक है, और इसमें Q की वैल्यू रख के P ढूंढो तो भी ठीक है, एक ही आंसर मिलेगा। तो P और Q ये मिल गया, लॉजिक ध्यान रखना कैसे किया हमने। अब ढूंढे N, तो N कहाँ से मिलेगा, N मिलेगा यहाँ से कि NP इक्वल टू 5 दिया हुआ है, कि अब NP इक्वल टू 5, तो जिसमें P की वैल्यू ये लिख सकते हैं ना 5/6, सो NP की जगह पे 5/6 इक्वल टू 5। तो अब N ढूंढने के लिए ये क्रॉस में जाएगा, 6 जाएगा ऊपर और 5 यहाँ डिवाइड में, मीन्स के N इक्वल टू हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 5, 6 ऊपर गया मल्टीप्लाई में और 5 डिवाइड में, कि जहां पर ये 5 कट हो जाएगा तो N इक्वल टू कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, सो N इक्वल टू 6। तो हमें जो पैरामीटर्स ढूंढने थे वो पैरामीटर्स मिल गए ना, N P Q वो तीनों मिल गए हमें, और ये वैल्यू मिल गई ना। फिर हमें क्वेश्चन में ऐसा पूछा हुआ है कि hence find the probability of the event of getting none of the failure for this distribution, कि हमें जो प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है ना उसमें एक भी फेलियर न हो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, बराबर। तो एक भी फेलियर न हो इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब जो x पे हम लोग लिखते हैं ना वो x पे भी पूरे 6 ही लिखने हैं, पूरा आंसर मिले हमें, बराबर।
जैसे देखो हम लोग जब प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं तो उसमें 4 चीजें ढूंढते हैं ना, P, Q, N और X। तो P पे तो ये लिखेंगे 5/6 जो हमने ढूंढा। Q पे क्या लिखा जाएगा, तो Q पे लिखा जाएगा उसमें 1/6, वो भी हमने फाइंड किया। N पे लिखा जाएगा 6 और X पे जो लिखना है ना उस पे भी 6 ही लिखेंगे कि एक भी फेलियर नहीं, मतलब जितने नंबर हैं उसकी पूरी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है हमें। तो कितने 6 नंबर है ना, तो 6 की 6 पूरी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एक भी उसमें गलत नहीं करना। ठीक है, तो x पे भी 6 ही रखेंगे और अब उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। इसमें एक ही नंबर रखना है x पे, पहले वाले की तरह 2 नंबर नहीं। तो अब जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करें px, तो उसका आंसर आता है ncx p पावर x एंड q पावर x। तो जिसमें n पे रखेंगे 6, 6c 6, x पे भी 6, मल्टीप्लाई p पावर x, तो p पे लिखेंगे 5/6 पावर 6, p की वैल्यू 5/6, उसको मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई q पे n माइनस एक्स, मैंने यहाँ गलत फॉर्मूला लिख दी ना, n माइनस एक्स हो जाएगा, q पावर n माइनस एक्स। तो q पे 1/6 एंड n माइनस एक्स, तो 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बरोबर, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें तो 6c6 का आंसर 1 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 पावर 6, तो 5 को 6 टाइम करें, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 125 का 625, 625 का 3125 और उसको मल्टीप्लाई 6 अगर हम लोग करें तो वो आएगा 15,625। मतलब 5 पावर 6 कितना हो जाएगा, 15,625, 15625। और ऐसे ही 6 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आ जाता है 46,656। पहले कैलकुलेटर में ट्राई करना, 6 को 6 टाइम, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, उसको मल्टीप्लाई 6, ऐसे 6 बार हम करें तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 46,656। बरोबर, और मल्टीप्लाई यहाँ पर अगर देखें 1/6 पावर 0, पहले भी बताया किसी का भी 0 पावर हो तो उसका आंसर 1 ही लिखते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो अब अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो 1 से मल्टीप्लाई वो यही रहेगा ना, 15,625 अपॉन 46,656। ये हमारी प्रोबेबिलिटी मिल गई कि 6 के 6 आंसर करेक्ट हो, मतलब एक भी फेलियर ना हो। x पे 6 ही रखा, जितने नंबर उतनी ही हमें प्रोबेबिलिटी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी इतनी आ जाएगी। बरोबर, तो अब जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन देखा, ये लॉजिक समझना कैसे इसमें किया, वैसे ही अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखें हम लोग। बरोबर ना, अब जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा लिखा हुआ है कि अ पर्सन हैज केप्ट 4 कार टू रन ऑन रेंट, कि एक इंसान के पास 4 कार है रेंट पे देने के लिए। द प्रोबेबिलिटी दैट एनी कार इज रेंटेड ड्यूरिंग द डे इज 0.6। वो कार रेंट पे जाती है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है। मतलब ये एक तरह से सक्सेस हुआ ना, कि अगर वो कार रेंट पे दे रहा है तो या तो रेंट पे जाएगी या तो रेंट पे नहीं जाएगी। तो रेंट पे जा रही है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 1 बट लेस देन 4 कार आर रेंटेड ड्यूरिंग द डे। हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि एक से ज्यादा और 4 से कम कार रेंट पे जानी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो हम लोग फाइंड करें ना इसके थ्रू कि हर समय जैसे मैंने बताया P, Q, N और X ये 4 चीजें चाहिए। तो इसमें भी सबसे पहले आपको P तो दिया हुआ है 0.6, कि कार रेंट पे जा रही है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है, मतलब कि ये सक्सेस हुआ ना, कि ये सक्सेस 0.6 है। तो यहाँ पर आपको P तो चलो दिया हुआ है 0.6, Q की वैल्यू नहीं दी गई, तो Q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि जैसे हमारा रूल आता है P प्लस Q इक्वल टू 1, तो उसमें से अगर Q फाइंड करना हो तो वो 1 माइनस पी हो जाता है ना, Q इक्वल टू 1 माइनस पी मीन्स के Q इक्वल टू 1 माइनस 0.6। तो 1 माइनस 0.6 तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.4। बरोबर, P या Q में से कुछ भी ना दिया हुआ हो तो सिर्फ 1 में से माइनस कर देते तो दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। Q मिल गया, अब दूसरा N,
वो n दिया हुआ है कि अ पर्सन हैज 4 कार्स, कि उसके पास 4 कार है, मतलब n पे 4 रखेंगे ना। और x की वैल्यू अगर हम लोग डिसाइड करें ना, तो उसमें ऐसा दिया हुआ है मोर देन 1 बट लेस देन 4, एक से ज्यादा होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए। तो एक से ज्यादा और 4 से कम अगर देखें ना, तो वो नंबर आ जाएंगे हमारे 2 और 3। एक से ज्यादा मतलब 2 और 3, 4 से कम, यही हुआ ना। तो इसका मतलब इसमें भी अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना, तो x पे एक बार 2 रखकर हमें सम करना है, और x पे एक बार 3 रख के सम करना है, फिर दोनों का प्लस। ठीक है ना, फिर दोनों का प्लस कर देंगे। तो देखो यहाँ पर हम लोग जो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, तो प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला तो वही ना, एन सी एक्स पी पावर एक्स एंड क्यू पावर एन माइनस एक्स। तो इसका मतलब यहाँ पर जब पहले लिखेंगे कि व्हेन x इक्वल टू 2, जब x पे 2 रख के सम करें, तो एन सी एक्स, तो n पे कितना लिखेंगे 4, तो हो जाएगा 4 सी एक्स पे 2, 4 सी 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई पी पावर एक्स, तो p पे कितना लिखना है 0.6, तो 0.6 पावर x पे 2, और q पावर n माइनस एक्स, तो q पे कितना लिखना है 0.4, ये p और q की वैल्यू है ना, तो q पे 0.4 एंड n माइनस एक्स, तो n पे 4, 4 माइनस 2 डायरेक्ट लिख देना भले, कि 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका सॉल्यूशन, जैसे 4c2 का सॉल्यूशन, तो 4c2 का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, याद है कि अगर 4c2 हमें करना है, तो इसका मतलब 4 को 2 डिजिट मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3, और डिवाइड बाय 2 को भी 2 डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1, बरोबर ना। ऊपर 4 को मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 दो बार, और नीचे 2 को भी दो बार, 2 मल्टीप्लाई 1। तो अब इनका सॉल्यूशन 4 3 सा 12, 12 डिवाइड बाय 2 तो 6, तो आंसर कितना हो जाएगा 4c2 का 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 0.6 पावर 2, तो 0.6 को 2 टाइम करें तो 6 6 जा 36, 36 ना, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 0.36, 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 तो 0.36। वैसे ही 0.4 पावर 2, तो 4 पावर 2 मतलब 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 0.16। और इन तीनों का मल्टीप्लाई, इन तीनों का अगर मल्टीप्लाई करें ना, आप कैलकुलेटर में ट्राई करना कि तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.3456, ये आंसर आ जाएगा, बराबर। कि x इक्वल टू 2 रखा तो ये आंसर। अब हम लोग ढूंढेंगे कि व्हेन x इक्वल टू 3, कि अब x की जगह पे 3 रख के सम करें, यही सम, कि जैसे पहले n c x, तो n पे तो 4 ही रहेगा, c और x पे 3, 4c3 मल्टीप्लाई p पावर x, तो अब p पे रखेंगे हम लोग 0.6 और पावर x पे 3, 0.6 पावर 3 मल्टीप्लाई q पावर n माइनस एक्स, तो q पे 0.4 और n माइनस एक्स मतलब के 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 1, बरोबर। तो अब क्या करें, अब इनका सॉल्यूशन, जैसे 4c3 का सॉल्यूशन, तो अगर 4c3 का भी हमें सॉल्यूशन करना है ना, तो 4 को 3 डिजिट मल्टीप्लाई, 4 को 3 डिजिट डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई, 4 3 2, 3 डिजिट 4 3 2 मल्टीप्लाई, और अपॉन में 3 को भी मल्टीप्लाई 3 2 1, ऊपर 4 को 3 डिजिट मल्टीप्लाई, नीचे 3 को 3 डिजिट मल्टीप्लाई। इनमें देखो 3 और 2 तो कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 4, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, सिर्फ 4 आएगा। मल्टीप्लाई 0.6 पावर 3, तो 0.6 को 3 टाइम्स अगर करें हम लोग, तो 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, तो मतलब इसका आंसर आ जाएगा 0.216, बराबर। और मल्टीप्लाई 0.4 पावर 1, तो वो तो 0.4 ही रहेगा। और इन तीनों का मल्टीप्लाई, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा 0.3456, आप कैलकुलेटर में ट्राई करना, तीनों का मल्टीप्लाई 0.3456, तो ये 2 और 3 दोनों की वैल्यू मिल गई ना। तो अब इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, कि अब हम लोग, मैं यहाँ फाइंड कर रहा हूँ कि अगर हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, तो ऐसे लिख सकते हैं उसमें
कि भाई उसमें जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था 1 से ज्यादा और 4 से कम, ऐसे लिखा हुआ था ना, 1 से ज्यादा और 4 से कम, तो ऐसे लिख सकते हैं उसमें कि x की वैल्यू इक्वल टू नहीं आएगी, x की वैल्यू बिटवीन 1 एंड 4, बराबर, नीचे इक्वल टू के साइन नहीं, तो 1 और 4 के बीच में ही ना। या तो डायरेक्टली लिख सकते हैं उसको कि भाई उसमें करना है P2 प्लस P3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, तो जहां पर दोनों का प्लस हो जाएगा 3456 प्लस 0.3456, दोनों का आंसर यही आया ना। तो टोटल आ जाएगा इसका, इनका अगर हम लोग टोटल करें तो वो टोटल में 0.6912, ये फाइनल आंसर आ जाएगा ना 0.6912, बराबर। तो ये हो गया ना क्लियर, समझ में आ रहा है ना ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी हमने कैसे किया। तो जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से लिखो, फिर वैसे ही इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखें हम लोग, बराबर। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि देयर आर 200 फार्म्स इन अ तालुका, एक तालुका में 200 फार्म्स हैं, and among the bore wells made in this 200 farms of the taluka, salted water is found in 20 farms, कि हर एक फार्म में बोरवेल मतलब एक कुआं जैसे बना हुआ है, और उन 200 फार्म्स में से 20 फार्म्स में जो कुएं बने हुए हैं ना उसमें सॉल्टेड वाटर है, मतलब 200 में से 20 में खारा पानी है, सॉल्टेड वाटर है उसमें। Find the probability of the event of not getting salted water in 3 out of 5 randomly selected farms from the तालुका। तो हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि अगर रैंडमली उन 200 में से 5 फार्म सिलेक्ट करें तो 5 में से 3 में सॉल्टेड वाटर होना चाहिए नहीं। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी ढूंढनी है, तो नॉट सॉल्टेड वाटर, बराबर, कि जो वो वेल होगा, बोरवेल होगा, उसमें सॉल्टेड वाटर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ एक चीज नोट करना और याद रखना, अगर सम को सिंपल बनाना है ना तो एक चीज याद रखो, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है ना उसे ही हमेशा सक्सेस सपोज किया करो, बराबर ना, उसे ही सक्सेस सपोज किया करो, फिर दूसरे को फेलियर। अब यहाँ पे 200 फार्म है तो उनमें जो कुएं बने हुए हैं या तो उसमें सॉल्टेड वाटर होगा या तो नहीं होगा, बराबर ना, तो वही ना, या तो सक्सेस या तो फेलियर, या तो होगा या तो नहीं होगा, सही बात है। अब इसमें प्रोबेबिलिटी किसकी ढूंढनी है, प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है खारा पानी नहीं हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो इसीलिए सक्सेस को सपोज करना जिसमें सॉल्टेड वाटर न हो, और जिसमें सॉल्टेड वाटर हो उसे फेलियर सपोज करना, बराबर ना। हमें फाइंड करना है नॉट गेटिंग सॉल्टेड वाटर, तो नॉट गेटिंग सॉल्टेड वाटर को ही सक्सेस सपोज करना। तो अब इसमें 200 में से 20 फार्म में सॉल्टेड वाटर है तो कितने में नहीं होगा, तो बाकी के 180 फार्म्स में सॉल्टेड वाटर नहीं होगा, बराबर ना, बाकी के 180 में सॉल्टेड वाटर नहीं होगा। तो हम लोग जो सक्सेस सपोज करेंगे ना वो सपोज करेंगे 180 अपॉन 200, 180 अपॉन 200, कि 180 में नहीं है और प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है तो अपॉन में तो टोटल ही लिखना होता है ना। इन दोनों को अगर 20 से कट करें ना तो ये 20 से कट होगा 29 जा, और ये 20 10 जा, 9 अपॉन 10, या भले पॉइंट में भी लिख सकते हो 0.9, आप 9 अपॉन 10 लिखकर सम करोगे तो भी ठीक है, और 0.9 लिख के सम करोगे तो भी ठीक है, बराबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो जाएगा कि 0.9 में सॉल्टेड वाटर नहीं है, 180 में नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढी। तो फिर फेलियर हो जाएगा कि जिसमें सॉल्टेड वाटर है, तो कितने में है सॉल्टेड वाटर, 20 में है, 20 अपॉन 200, मतलब इसमें 20 से कट करो तो 1 अपॉन 10, या तो कहो 0.1, फिर देखो P प्लस क्यू इक्वल टू 1 ही होता है ना रूल के हिसाब से। तो नॉट गेटिंग सॉल्टेड वाटर उसे सक्सेस सपोज किया, गेटिंग सॉल्टेड वाटर उसे फेलियर सपोज किया हमने। और n और x वो आपको दिए हुए हैं, कि जैसे कि n पे लिखा हुआ है 5, अब आपको जैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना 3 आउट ऑफ 5 सिलेक्टेड, 5 में से 3 की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल तो 5 हुए ना, टोटल 5 हुए, इसीलिए n पे क्या लिखा जाएगा, n इक्वल टू 5 लिखा जाएगा, और उसमें से 3 की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है तो x इक्वल टू क्या लिखा जाएगा हमारा 3, बरोबर ना, n पे 5 लिखा जाएगा और x पे लिखा जाएगा 3,
फिर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें। इसमें तो x की एक ही वैल्यू है ना, बराबर ना, तो इसमें फाइंड कर लें ना प्रोबेबिलिटी। तो वही फॉर्मूला पी एक्स इक्वल टू एन सी एक्स मल्टीप्लाई पी पावर एक्स मल्टीप्लाई क्यू पावर एन माइनस एक्स। तो जहां पर वैल्यू रखेंगे एन सी एक्स तो एन पे 5, 5 सी एक्स पे 3, 5 सी 3 मल्टीप्लाई पी तो पी पे 0.9 पावर एक्स तो पावर 3, 0.9 पावर 3 और मल्टीप्लाई क्यू एन माइनस एक्स तो क्यू पे 0.1 एन माइनस एक्स तो एन पे 5 और एक्स पे 3 या 5 माइनस 3 डायरेक्टली लिख देना कि 2, 5 माइनस 3 2। तो इनकी अगर वैल्यू लिखे ना जैसे 5c3 तो 5c3 का आंसर क्या आ जाएगा। अगर यहाँ पे लिखें 5c3 मतलब 5 को 3 डिजिट मल्टीप्लाई 5 4 3 5 को 3 डिजिट मल्टीप्लाई और नीचे 3 को भी 3 डिजिट मल्टीप्लाई 3 2 1 बराबर। तो जिसमें से ये 3 3 कट 2 से इसको कट 2 जा और 5 मल्टीप्लाई 2 तो 5 मल्टीप्लाई 2 10 5c3 का आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर 0.9 मल्टीप्लाई 3 तो 9 को 3 पावर करो ना 9 9 जा 81 81 9 जा 729 तो कितना हो जाएगा वो 0.729 बराबर। और मल्टीप्लाई 0.1 पावर 2 तो 1 का तो कितना भी पावर करो 1 ही रहेगा, लेकिन 2 पावर है ना तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ जाते हैं। 3 पावर हो तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो जाते हैं। 2 पावर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट मतलब हो जाएगा 0.01 बराबर है। और इसका अगर हम लोग आंसर करें ना इन सब का मल्टीप्लाई करें 10 0.729 और 0.01 तो आंसर आ जाएगा फाइनली 0.0729 0.0729 बराबर ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ना कि उसमें क्या कहते हैं जो पूछा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सॉल्टेड वाटर 5 में से 3 में सॉल्टेड वाटर ना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 0.0729 बराबर ना। सिंपल था ना ये तो क्वेश्चन। हर सम में यही ध्यान रखो, फिर से बोल रहा हूँ कोई भी एग्जाम में इसके अलावा कुछ भी पूछे ना बस ये 4 चीजें डिसाइड कर लो P Q N और X। ये 4 चीजें डिसाइड हो गई तो उसके बाद तो सीधा सम है हमारा बराबर ना। अगर x पे 1 से ज्यादा वैल्यू आ जाए ना तो क्या करेंगे सबका अलग अलग आंसर ढूंढेंगे और फिर सबका प्लस कर देंगे उसमें बराबर। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, उसमें ऐसा दिया हुआ है कि एन एग्जाम्पल इज गिवन टू 6 स्टूडेंट टू सॉल्व। 6 स्टूडेंट को एक एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए दिया गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम बाय एनी स्टूडेंट इज 0.6 कि उसका करेक्ट आंसर मिले उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है। स्टूडेंट आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट सॉल्यूशन बाय ओनली 2 आउट ऑफ 6 स्टूडेंट कि 6 में से 2 स्टूडेंट का करेक्ट सॉल्यूशन हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है बराबर। तो इसमें भी ऐसे ही हम लोग फाइंड करेंगे ना। देखो अगर इसमें भी पहले P हम लोग डिसाइड कर लेना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो इसमें भी हमें आंसर ढूंढना है कि सॉल्यूशन करेक्ट होना चाहिए। तो करेक्ट सॉल्यूशन उसे हम लोग सक्सेस सपोज करेंगे। प्रोबेबिलिटी तो करेक्ट की ढूंढनी है ना तो उसे हम लोग सक्सेस सपोज करेंगे। तो इसलिए करेक्ट के लिए उसमें दिया हुआ है कि 0.6 लिखा है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट सॉल्यूशन वो 0.6 है मतलब कि P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.6 हो जाएगी। तो Q कितना हो जाएगा Q की वैल्यू नहीं दी गई है तो Q की वैल्यू ऐसे फाइंड कर सकता है ना 1 माइनस पी। पहले भी बताया ना 1 माइनस पी कर सकते हैं मतलब के 1 माइनस 0.6 तो आंसर 0.4। Q की वैल्यू 0.4 हो जाएगी बराबर। N और X कितना दिया हुआ है तो N दिया हुआ है इसमें 6 लिखा है ना 2 आउट ऑफ 6 स्टूडेंट 6 में से 2 स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है ओनली 2 लिखा हुआ है कोई लेस देन मोर देन नहीं है, नहीं तो फिर 1 2 3 ऐसे कुछ ढूंढते। 6 में से सिर्फ 2 तो 6 वो टोटल नंबर हुआ ना कि n पे क्या लिखा जाएगा 6 लिखा जाएगा टोटल और उसमें से प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है हमें 2 की मतलब x पे कितना लिखा जाएगा 2 लिखा जाएगा
तो ये P, Q, N, X चारों मिल गए ना। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढ ले कि इसमें भी प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला Px इक्वल टू NCx P पावर x एंड Q पावर n माइनस x। तो उनके बेस पर n पे लिखेंगे 6c2, x पे 2, 6c2 मल्टीप्लाई p पावर x, तो p पे 0.6, 0.6 पावर 2 बराबर, और q पावर n माइनस एक्स, तो q पे 0.4 और n माइनस एक्स मतलब 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 4 बराबर ना। ये आंसर मिला ना उसमें। तो जिसमें 6c2, अगर 6c2 का आंसर हम लोग लिखें तो 6c2 हो जाता है 6 को 2 डिजिट मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 और नीचे 2 को भी 2 डिजिट मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो ऊपर 6 5 30, 30 डिवाइड बाय 2 तो 15। इसका आंसर कितना मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा हमें। वैसे ही 0.6 पावर 2, तो 6 पावर 2 अगर हम लोग करें तो 6 6 36, तो ये हो जाएगा 0.36 और मल्टीप्लाई 0.4 पावर 4। अब अगर 4 पावर 4 करें ना हम लोग तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 4 पावर 4 256। तो इसका मतलब कि यहाँ पर अगर हम लोग लिखें तो 256। अब देखो ये 4 पावर है ना, तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट होने चाहिए। पॉइंट के बाद कितने होने चाहिए डिजिट? 4 डिजिट, क्योंकि 4 पावर है। तो उसको लिखा जाएगा 0.0256 बराबर, 0256। ठीक है ना। तो ये इसका 4 पावर और फाइनली सबका मल्टीप्लाई, तो इन सबका मल्टीप्लाई करा ना, जो मैंने डायरेक्टली देखा कि 0.13824, इन सबका मल्टीप्लाई आप कैलकुलेटर में करना। 15 मल्टीप्लाई 0.36 मल्टीप्लाई 0.0256, तो आंसर आ जाएगा 0.13824 बराबर। सिंपल है ना ये भी। ठीक है। तो आज जैसे हमने ये सम्स देखे ना, ये मेथड याद रखना, इस चैप्टर में ये एक ही मेथड है। आपको कोई भी और कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो हर क्वेश्चन में खाली ये 4 चीजें पहले ढूंढ लो, P, Q, N और X, और उसके बाद ये वैल्यू रख दो आप लोग। ठीक है। तो आज जैसे क्वेश्चंस देखे वैसे ही दूसरे क्वेश्चंस, दूसरी मेथड या अगले चैप्टर्स, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।